Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. Here I am Arvind Gupta going to start a new topic that is polymer. पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि पॉलीमर ही पॉलीमर है। जैसे आप खुद की ही बात कर लो तो इसमें आपके एग्जिस्टेंस में पॉलीमर का ही रोल है। जैसे हम लोग ने बात किया था बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि आपका स्टार्च था, ग्लाइकोजन था और सेलुलोज था, ये कहीं ना कहीं जो है पॉलीमर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बन ली है। उसी तरीके से प्रोटीन की बात की गई थी और प्रोटीन भी पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का। सिमिलरली हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड की बात की थी तो न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। अब हम लोग बात करें इसके अलावा लिविंग से नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ देखा जाए तो वहां पे भी पॉलीमर ही पॉलीमर आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप जिस चेयर पे आप करेंटली बैठकर स्टडी कर रहे होगे वो भी एक तरीके का पॉलीमर ही होगा, और जिस पेन और पेपर का आप यूज कर रहे होगे नोट्स बनाने के लिए वो भी एक पॉलीमर ही होगा। ठीक है, तो पॉलीमर मैं बोल रहा हूं कि पॉलीमर की वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर पा रहे हैं और हमारे आसपास में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ ओनली पॉलीमर ओनली। तो पॉलीमर का एक अच्छा खासा रोल है हमारे एग्जिस्टेंस में। समझते हैं पॉलीमर क्या है। अगर पॉलीमर को डिफाइन किया जाए तो ये बेसिकली बोला जाता है इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। अब इसलिए पॉलीमर जो वर्ड निकल के आया, पॉली मींस मेनी, मर मींस यूनिट, मींस जो कि कई सारे यूनिट को मिलाने के बाद बनाओ। तो इट इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। समझिए इस बात को, लार्ज मॉलिक्यूल। अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। इट इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल दैट मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट, मेनी स्मॉल यूनिट। कई सारे स्मॉल यूनिट को आप ज्वाइन कर दो तो जो है पॉलीमर फॉर्म कर जाएगा। मेनी स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। अभी इस स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको मोनोमर्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स। तो जो बेसिकली क्या होगा कि एक मोनोमर्स हम लोगों ने लिया, ठीक है, इस पे कुछ हम लोगों ने रिएक्शन कराया और ये पॉलीमर फॉर्म करके दे दिए। ठीक है, पॉलीमर फॉर्म करके दे दिए। तो बेसिकली आप पॉलीमर को कैसे पहचानोगे? तो इसमें कई सारे रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने ए कुछ एन टाइम्स लिया और ये आपस में जाके पॉलीमराइज हो गए। ऐसे ए कई सारे ज्वाइन कर लिए एन टाइम्स, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लिए। तो यहां पे क्या है, पॉलीमर का सिंपल सा केस है कि अगर आप मोनोमर्स लिए, इनको जो है सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन आपने कराया तो इन दैट केस ये पॉलीमर फॉर्म करके दे देंगे जितने भी मोनोमर्स हैं। अब बात करें इसमें, बेसिकली इसके लिए हम लोग बोलते हैं, एक टर्म्स यूज करते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, दैट इज पॉलीमराइजेशन। अब समझना पॉलीमराइजेशन क्या है। तो बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शन ये कराया जाएगा किसके लिए? मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन, it is chemical reaction used to convert a monomer to the polymer, ठीक है, to polymer, ठीक है, convert monomers to the polymer। पॉलीमर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रिएक्शंस कराए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो बेसिकली प्रोसेस है मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट करने का। क्लियर बात है ये। अब बात करते हैं इसको, पहले हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन रखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज में और उसके प्रिपरेशन पार्ट में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पहले इसको क्लासिफाई कर लेते हैं ताकि जब आप पॉलीमर को सुनो, पर्टिकुलर पॉलीमर के प्रिपरेशन पार्ट को सुनो, तो आपको आइडिया रहे कि इस पॉलीमर्स को किस क्लास में रखा जा सकता है। बिकॉज जो फ्रीक्वेंटली जेई क्वेश्चन पूछता है इसके क्लासिफिकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है। तो जब हम लोग पर्टिकुलर पॉलीमर के बारे में डिस्कस करते रहेंगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस पॉलीमर को किस क्लास में रखा जा सकता है। इसलिए मैं पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि कैसे पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, देखना आप ध्यान से। तो पहला तो होता है इसके बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है। बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कहां से अवेलेबल है, किस पार्टिकुलर रिएक्शंस को कराया गया है, सिंथेसिस कैसे किया गया, ये सभी बेसिस
करके हम लोग जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला बेसिस रखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन सोर्स, कहां से ये पॉलीमर आया हुआ है उस सोर्स को लेकर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो क्या क्लासिफिकेशन बनता है बेस्ड ऑन सोर्स, समझना इस बात को। एक हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट मींस ये नेचुरल चीजों से अवेलेबल हुआ, यानी कि इसमें मैन का कोई हाथ नहीं हो इसको प्रिपेयर करने में, ठीक है। उसी तरीके से नेचुरल पॉलीमर के अलावा हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। अभी इसको हम लोग लिखा देते हैं, समझ लेंगे इसको। सेमी सिंथेटिक क्या है, इन दैट केस जो है नेचर से पॉलीमर लिया गया, उसमें सब मॉडिफिकेशन कर दिया गया, तो वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर फॉर्म करके दे देगा। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें वन बाई वन, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड देन सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या है, इसको भी हम लोग मेंशन कर दे। व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर? तो सिंपल सा केस है कि पॉलीमर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीमर्स, ये जस्ट आप लिख सकते हो पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम नेचर। नेचर में क्या है बेसिकली, जितने भी लिविंग थिंग्स है, तो वो प्लांट हो जाए या एनिमल्स हो जाए, ये तो दो कैटेगरी बन के आएंगे। तो पॉलीमर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। ऐसे पॉलीमर को हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स में रखेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आप जो है सेलुलोज की बात कर लो। सेलुलोज ऐसा एक पॉलीमर है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, और जो भी पेपर्स बनाए जाते हैं उसमें सेलुलोज ही बेसिकली रहता है। तो सेलुलोज हो गया। जितने भी अगर आप कंसीडर कर लो सैकेराइड मॉलिक्यूल, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, जितने भी अगर सेलुलोज कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, आप पॉलीसैकेराइड कंसीडर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, सेलुलोज भी आ जाएगा और इसके अंदर हम लोग ग्लाइकोजन वगैरह की भी बात कर लेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सभी आ जाएंगे। तो पॉलीसैकेराइड हो गया। उसके अलावा प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन की बात कर लिए। न्यूक्लिक एसिड कंसीडर किया जा सकता है। न्यूक्लिक एसिड जितने भी हैं ये नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में। ऐसे ही मैं बात कर लूं सिल्क, जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। सिल्क भी अमीनो एसिड ही है, अमीनो एसिड का एक पॉलीमेरिक फॉर्म है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमेरिक फॉर्म है, मेंशन नहीं करते चलते हैं, इसके लिए जो करेस्पॉन्डिंग मोनोमर्स यूज किया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड। वैसे ही हम लोग बात करें पॉलीसैकेराइड का, तो इन दैट केस इसमें सैकेराइड मॉलिक्यूल है। दिस इज कंसिस्ट ऑफ सैकेराइड। और सिल्क की बात करें, ये भी अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ये भी आपका अमीनो एसिड का ही पॉलीमर है। प्रोटीन है एक तरीके से, जो आप देखते होगे। नेचुरल रबर हो गए, नेचुरल रबर, ये भी एक पर्टिकुलर नेचुरल पॉलीमर में ही ये आएगा, ठीक है। नेचुरल रबर के अलावा गुटा पर्चा, ठीक है, समझेंगे इसको, सभी को हम लोग जो है डिटेल करेंगे वन बाय वन। गुटा पर्चा बात करें, ये भी आपका पॉलीमर्स ही है। तो नेचुरल पॉलीमर बनता है सिस आइसोप्रीन से, और गुटा पर्चा बनता है, ये भी जो है एक तरीके से रबर का ही फॉर्म है, इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोप्रीन। ये बनता है ट्रांस आइसोप्रीन से। बात करेंगे दोनों को, ट्रांस आइसोप्रीन क्या है, सिस आइसोप्रीन है, नेचुरल रबर क्या है और गुटा पर्चा क्या है, ये सभी डिस्कशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। पहले हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। तो पॉलीसैकेराइड सैकेराइड से, प्रोटीन अमीनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से, सिल्क की बात करें अमीनो एसिड से। तो ये कुछ नेचुरल पॉलीमर्स है, जिनका मेनली जो सोर्स है वो नेचर है, यानी कि एनिमल और प्लांट से आप ऑब्टेन कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब इस सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में बात किया जाए तो क्या बेसिकली इसका डिफिनीशन जाता है। तो the polymers which prepared from natural polymers, ठीक है। तो जो है polymers which are prepared using ज्यादा appropriate रहेगा, using natural polymers। इसमें नेचुरल पॉलीमर्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो इन दैट केस ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बात समझ में आती है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात करें, हम लोगों ने पढ़ा था सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज कुछ पॉलीमर है,
इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो सेलुलोज नाइट्रेट बन गया। वैसे ही जैंटेक हो गया, सेलुलोज जैंटेक, ठीक है, सेलुलोज जैंटेक। ये सभी क्या है? ये बेसिकली पॉलीमर है सेलुलोज के, और इसमें हम लोगों ने स्लाइट मॉडिफिकेशन कर दिया। तो मेजर केसेस में आप देखोगे ना कि सेलुलोज ही मेजर आपका, इस केस में सेमी सिंथेटिक के अंदर मेन पार्ट सेलुलोज ही रहेगा। सेलुलोज पे स्लाइट मॉडिफिकेशन करके एक नया पॉलीमर जनरेट कर दिया, जिसको सेमी सिंथेटिक बोला जा रहा है। तो आप नोट में लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स में आप मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, मोस्ट ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर is consist of cellulose only। जो मोस्ट ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होंगे वो सेलुलोज से ही कंसिस्ट करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा ये तो नेचुरल पॉलीमर हो गया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो एज ए नेम सजेस्ट कि जिसको आपने लैब में सिंथेसाइज किया, ठीक है, जिसको आपने लैब में सिंथेसाइज किया, तो जो है आप लिख सकते हो द पॉलीमर्स विच इसमें आपने क्या किया, जो नेचुरल पॉलीमर था उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया तो सेमी सिंथेटिक बोला गया, इसलिए बोला गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। वैसे ही सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें द पॉलीमर्स विच प्रिपेयर्ड इन द लैब, आप लैब में गए और इसको प्रिपेयर किया, प्रिपेयर्ड इन लैब, ठीक है, फ्रॉम मोनोमर्स का यूज किया और आपने इसको प्रिपेयर्ड किया कंप्लीट जो पॉलीमर है। तो द पॉलीमर्स विच प्रिपेयर्ड इन द लैब फ्रॉम द मोनोमर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आगे देखने को मिलेंगे। नायलॉन 6 की बात करें, ये भी लैब में प्रिपेयर किया जाता है। नायलॉन 6 की बात करें, ये 3 टाइप के हम लोग नायलॉन देखते हैं। और नायलॉन 610 की बात करें, ठीक है, ध्यान रहे 3 टाइप के नायलॉन हम लोग देखने जा रहे हैं, 610, ठीक है। उसके अलावा पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन आप यूज करते हो, पॉलीइथाइलीन को कंसीडर कर लो, पॉलीस्टाइरीन कंसीडर कर लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। अगर आपको नेचुरल पता है तो इन दैट केस आप इजीली पता कर सकते हो कि विच इज गोइंग टू बी द सिंथेटिक पॉलीमर। तो क्लियर रहेगा तीनों चीज बेस्ड ऑन इट्स सोर्स, कि ये नेचर से अवेलेबल हुआ है या इसको लैब में बनाया गया, या लैब और नेचर का दोनों का यूज करके जो बनाया गया सेमी सिंथेटिक। यानी कि 3 क्लासेज बन के आते हैं बेस्ड ऑन सोर्स, दैट इज नेचुरल पॉलीमर्स और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है बात? और इसको आप जो है मेंशन कर दो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और बेसिस पे इसको फर्दर क्लासिफाई करते चलते हैं, ठीक है। पहले इस क्लास को आप नोट डाउन कर लो नोटबुक में आपके, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन इट्स सोर्स, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नेचुरल पॉलीमर के अंदर हम लोग एक और टर्म्स सुनते हैं फ्रीक्वेंटली, दैट इज बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर, अब ये बायोपॉलीमर्स क्या है? बायोपॉलीमर्स बोला जाता है कि वो नेचुरल पॉलीमर्स जो कि इन्वॉल्व है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसे बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड है, उनका एक पार्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी कि फंक्शन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं बायोपॉलीमर्स में? द नेचुरल पॉलीमर्स which have which involve in metabolic process, तो जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे नेचुरल पॉलीमर्स, उसको हम लोग बोलते हैं बायोपॉलीमर्स। तो विच इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं बायोपॉलीमर्स, ठीक है।
तो एक स्पेशल केस है, आप अगर मान लो टर्म सुनने को मिले तो व्हाट इज बेसिकली बायोपॉलीमर्स, आप ये बता सकते हो कि ऐसे पॉलीमर्स, ऐसे नेचुरल पॉलीमर्स जिन जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी रखते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लो, तो इन सभी को हम लोग जो है इस पार्टिकुलर बायोपॉलीमर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप प्रोटीन बोल दो, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, आपके जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स मेंशन कर दो, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसके अलावा आप जो है न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा था, बेसिकली दे आर द बायोमॉलिक्यूल्स बिकॉज बायोमॉलिक्यूल्स इज आल्सो अ पॉलीमर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन रहा, दैट इज बेस्ड ऑन इट्स सोर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए जो बेसिस हम लोग करने जा रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन ही करते हैं इस लेक्चर में, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। इसे इसको कैसे सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है, किस तरीके से सिंथेसाइज हुआ है, तो इसमें दो क्लासेस बन के आता है। एक हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, दोनों को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है एडिशन पॉलीमर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे को बोला जाता है एडिशन पॉलीमर, ठीक है। समझे इस बात को, इस तरीके से एडिशन पॉलीमर, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर आपने पहले भी सुना होगा, कंडेंसेशन जब हम लोग पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, पॉलीपेप्टाइड में हम लोग ने बोला था कि बेसिकली इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स, दो मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करें, एक अनदर मॉलिक्यूल्स को वहां से एलिमिनेट कर दिया, चाहे वो वाटर हो जाए या कोई भी ग्रुप हो जाए, स्पेसिफिक ग्रुप को इन्होंने वहां से एलिमिनेट कर दिया, तब इन दैट केस इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो कि मोनोमर्स रिएक्ट ईच अदर, वैसे तो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट ईच अदर इन फॉर्म पॉलीमर बाय एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एलिमिनेशन होगा ये वाटर का ही एलिमिनेशन होगा। तो मोनोमर्स रिएक्ट विच अदर एंड फॉर्म पॉलीमर्स बाय एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप। सम ग्रुप को ये एलिमिनेट करेंगे, तभी ये कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा, तभी ये कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं, ठीक है। ये हम लोग बोले अमाइंस, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप रखा गया, ठीक है, NH2 आगे हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया COOH के साथ में, ठीक है, R' में रख देता हूं COH। ये आपस में रिएक्ट करे बेस्ड ऑन इसके हीटिंग पे, इसको हीट किया गया तो सम रिएक्शन हुआ। तो क्या होगा इस केस में, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, जो कि हम लोगों ने पॉलीअमाइड के फॉर्मेशन में देखा था इसी तरीके का, तो यहां पे भी यही होगा, यहां से H और यहां से OH, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट कर जाएगा, और आप देखोगे क्या इस केस में इस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे ये भी ग्रुप जुड़ सकता है, इधर जाकर रिएक्ट करेगा, ये RNH यहां पे है आपका, ये C++O बेसिकली अमाइड फॉर्म कर लिया, और यहाँ पे RC++O। वैसे ये रिपीट करते जाएगा, आगे जाके ये रिपीट करते जाएगा n टाइम्स, ठीक है। क्लियर है ये बात, आपस में ये कंडेंस होते जाएंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करें इसमें कि और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसकी हम लोग बात करते हैं, तो जो है आप लिख सकते हो पॉइंट में, नोट्स में लिख सकते हो इसको कि इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है इसको, एज नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ध्यान रहे, ये पूछा जा सकता है, जो कंडेंसेशन पॉलीमर है इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोला जाता है, ठीक है। समझेंगे इसके जब मैकेनिज्म को समझेंगे किस तरीके से फॉर्म कर रहा है, तब इन दैट केस ये डिफाइन करेंगे, थोड़ा और ज्यादा डिटेल करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। ये पहला पॉइंट। उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि फॉर कंडेंसेशन जो रिक्वायर्ड कंडीशन है मोनोमर्स के लिए, ये मेंशन करें हम लोग, ठीक है, कि दो मोनोमर्स कब ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर बना सकते हैं। तो फॉर कंडेंसेशन द मोनोमर्स, जितने भी मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स शुड contain
एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप, मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप तो कंसीडर करें। तो फॉर कंडेंसेशन द मोनोमर शुड कंटेन, एवरी मोनोमर्स शुड कंटेन एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप ये रहे इसके अंदर प्रेजेंट रहे, तभी हम लोग बात कर सकते हैं इसमें कंडेंसेशन का, ठीक है। अदरवाइज रिएक्शन के लिए तो कुछ तो चाहिए आपको फंक्शनल ग्रुप, अगर ये रिएक्शन में जा रहा है तो रिएक्शन के लिए हम लोग को फंक्शनल ग्रुप चाहिए होगा। जैसे ये केस आप कंसीडर कर लो, इसमें क्या है, इस तरीके से ये NH2 है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ईच मिनिमम ईच मोनोमर्स के केस में जो है 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी हम लोग पॉलीमराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जो है मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप होगा। अब समझना थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूं कि इफ ओनली 2 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ईच मोनोमर, इफ ओनली, क्या मैं बोला, इफ ओनली 2 फंक्शनल ग्रुप्स are present in each monomers, then आपको क्या देखने को मिलेगा इस केस में, इंटरेस्टिंग चीज कि ये फॉर्म करेंगे एक लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। इफ ओनली 2 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ईच मोनोमर्स, देन it will form लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा कि इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, जो ये पॉलीअमाइड बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, ये पॉलीअमाइड इस तरीके से लिंकेज फॉर्म कर रहा है, लीनियर चेन रखा हुआ है। लीनियर फॉर्म पॉलीमर उसी को बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर लीनियर चेन रखा है। तो इफ ओनली 2 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ईच मोनोमर्स, देन इट विल फॉर्म लीनियर पॉलीमर, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग बोलते हैं जो पॉलीएस्टर वाला केस होता है, यहां पे मैंने OH रख दिया, दिख रहा है 2 फंक्शनल ग्रुप, और इसको आपने रिएक्ट कराया अनदर एसिड के साथ R-COOH। अभी आपस में आपने क्या किया, इसको हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, यहां से H और यहां से OH, ये आपस में रिएक्शन में गए, तो इन दैट केस क्या बना, ये देखो आप C+O, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से फर्दर लिंकेज करेगा, यहां से O, और जो है फिर यहाँ पे देखो आप केस, इसके साथ हम लोगों ने जोड़ दिया CO, वाटर मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे R' वैसे इधर जुड़ जाएगा C+O, ठीक है। तो ये जो है पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो ये एस्टर लिंकेज है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज है, और इस तरीके से पॉलीमेरिक। लेकिन ये भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलीमर। व्हाई इट इज लीनियर पॉलीमर, देखो एक लीनियर चेन में ये आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर बात है इतनी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना फोर्थ वन, मान लो अगर 2 की जगह पे 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तब आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि इफ 3 आर मोर देन 3 functional group are present, if 3 are more than 3 functional group are present, then it will form, तब इस केस में लीनियर नहीं बनेगा। लीनियर इसलिए बन रहा था इस केस में, आपने क्या किया, एक एल्कोहल लिया जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो एक फंक्शनल ग्रुप इस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, इस साइड में अनदर फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। लेकिन मान लो ऐसा केस हो जाए कि जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर मान लो कि फंक्शनल ग्रुप कई सारे हैं, 3 है या 3 से ज्यादा है, तब तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक क्रॉस लिंकिंग होते जाएगा। तो इफ 3 आर मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, देन इट विल फॉर्म क्रॉस लिंक पॉलीमर। अभी हम लोग लेटर ऑन जो है स्ट्रक्चर पे भी एक क्लासिफिकेशन रखेंगे, तो वहां पे भी डिस्कशन आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। जैसे इसमें आप देखोगे जो है एग्जांपल की मैं बात कर लूं, तो इसमें है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। आप देखेंगे यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन क्या है। अभी बस एक बार क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो जब हम लोग एक बार और देखते चलेंगे तो क्लासिफिकेशन क्लियर आते जाएगा, समझ में आते जाएगा। तो यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन आपको पता है कितना यूजफुल कंपाउंड है, ठीक है। आगे आएंगे तो हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, क्रॉस लिंक पॉलीमर का।
कब बनेगा क्रॉस लिंक पॉलीमर? जब 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे किसी भी मोनोमर्स में, तो इन दैट केस आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, बात क्लियर है? और दोनों किसके एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। वैसे ही एक लास्ट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, जब देखो जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये बनाया पॉलीएस्टर, देखना जब ये रिएक्शन किए तो एक देख सकते हो क्लियरली कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगी। तो ऑब्वियस सी चीज है कि इसका जो मोलर मास है, इसका जो मोलर मास है ये स्लाइटली कम हो जाएगा। ठीक है, और जितने मोनोमर्स होंगे उतने उससे एक कम जो है, जो करेस्पॉन्डिंग जो एलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल होगा, जो एलिमिनेट कर रहा होगा, वो एक लेस होगा नंबर ऑफ मोनोमर्स से। तो हम लोगों ने पॉलीपेप्टाइड के अंदर भी डिस्कस किया था, इस चीज को यहां पे भी मेंशन कर देते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर is less than molecular weight of monomers। ठीक है, तो जो मोनोमर्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट से कम हो, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज लेस देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, या सम ऑफ, उससे तो कम होगा ही, सम ऑफ, ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा, लेस देन सम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। क्लियर है? सम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, जो आप सम करोगे उससे कम होगा। ऐसा क्यों होगा? वाई दिस? बिकॉज अगर देखो आपस में जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जा रहा है, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है तो करेस्पॉन्डिंग आपको जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर दे रहा है। तो अब इस जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा वो करेस्पॉन्डिंग जो भी ग्रुप एलिमिनेट होगा उसका जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ मोनोमर से तो एक कम होगा ना, ये आपस में रिएक्ट किए, आगे वाला आपस में रिएक्ट करेगा। यही बोला जाता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड, पहले भी ये डिस्कस कर दिया गया, एक बार पॉइंट को लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज लेस देन number of monomers involved, is less than number of monomers involved। ठीक है, जितने भी मोनोमर्स इन्वॉल्व है उससे एक कम होगा। जैसे आप जो है अगर इसको बना रहे हो, जितने भी मोनोमर्स होंगे उससे एक कम होगा, n-1। ठीक है, क्लियर बात है ये। तो ये आप मेंशन कर दो, कंडेंसेशन पॉलीमर, जो कि बेस्ड ऑन सिंथेसिस हम लोग देख रहे थे, बेस्ड ऑन सिंथेसिस। आगे देखते हैं एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं, पहले आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज एडिशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर, ये जो एडिशन पॉलीमर है ये डिफर करेगा किससे? कंडेंसेशन पॉलीमर से। ठीक है, एडिशन पॉलीमर डिफर करेगा कंडेंसेशन पॉलीमर से। तो एडिशन पॉलीमर में हम लोग क्या देखते हैं, देखना आप ध्यान से, इट इज फॉर्म बाय, दोनों में जो फॉर्मेशन है, बिकॉज सिंथेसाइज किया जा रहा है तो दोनों में सिंथेसिस का जो वे है स्लाइटली डिफर करता है। तो इट इज फॉर्म बाय repeated addition of monomers molecules having, देखने को क्या मिलेगा आपको कि जितने भी एडिशन पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, जो भी मोनोमर्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो मोनोमर्स मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी हम लोग इसमें एडिशन पॉलीमर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तभी हम लोग एडिशन पॉलीमर के फॉर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होता है ना, जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते होगे, दैट इज पॉलीथीन। ये हमारा इथिन मॉलिक्यूल है और इथिन के आगे हम लोगों ने लगा दिया n टाइम्स, ये रिएक्शन में गया और ये बना लिया पॉलीथीन। बहुत ही एक बेस्ट एग्जांपल है अगर हम लोग कंसीडर करें, बिकॉज आपको डे टू डे लाइफ में ये देखने को मिलता है पॉलीथीन। और भी हम लोग देखेंगे एडिशन पॉलीमर, इसमें अगर आप कंसीडर करना चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने कंडेंस पॉलीमर में बात किया था, पॉलीअमाइड हो सकता है या पॉलीएस्टर हो सकता है। अभी हम लोगों ने पॉलीएस्टर पॉलीअमाइड के बारे में डिस्कस नहीं किया कि कौन कौन से हो सकते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे एक एक पॉलीमर को जब हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। यहाँ पे एथिन, इसको पढ़ा जाएगा पॉलीथीन। जब हम लोग एडिशन की बात करें तो ऐसे ही बहुत सारे केसेज आपके सामने देखने को मिलेंगे।
जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ठीक है। तो ये सभी उसके एग्जाम्पल है किसके, एडिशन पॉलीमर में, जिसमें कि क्या होगा कि जो रिपीटेड एडिशन होते जाएगा मोनोमर्स का हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कंडीशन हम लोगों ने क्या रखा था कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। अगर हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कराना चाह रहे हैं तो इन दैट केस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। उसके अलावा देखना आप कुछ पॉइंट आप मेंशन कर दो, ठीक है। जो टाइप्स होते हैं इसके 2 टाइप्स में बोला जाता है, होमोपॉलीमर एक होता है, एक हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स और एक हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर्स, ठीक है। एक बोला जाएगा कोपॉलीमर्स, ठीक है, कोपॉलीमर। अब देखो होमोपॉलीमर्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट, होमो मींस सेम, पॉलीमर्स मींस जो भी उसमें यूनिट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो होमो मींस जो है पॉलीमर्स या एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर मेड अप ऑफ सेम मोनोमर्स, इसमें एक ही टाइप के मोनोमर्स या सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। इसको किस कैटेगरी में रखा गया, होमोपॉलीमर्स के केस में। कब, जब मोनोमर्स जो यूज किया गया उन सेम ही नेचर। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऊपर जो लिखा गया है पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सभी इसके बेस्ट एग्जांपल है। देखेंगे इसके एग्जांपल्स जब भी हम लोग कवर करेंगे 1 by 1, तो इसके जो है यूजेस भी देखते चलेंगे कहां पे अप्लाई किया जाता है। पॉलीथीन आपने सुना होगा, पॉलीथीन नाम सुना होगा, ये एथीन का पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो इसमें सभी में जो पार्टिकुलर मोनोमर है वो एक ही होगा, सिंगल टाइप के मोनोमर्स यूज करेंगे जाएंगे। कोपॉलीमर में क्या बोला जाता है, तो एडिशन ऑफ पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर which made up of मोर देन 1 टाइप। वैसे तो 2 टाइप के ही आते हैं बट मैं मेंशन ऐसे कर रहा हूं मोर देन 1 टाइप, ठीक है। जनरली अगर 1 टाइप के बन रहे हैं तो होमो बोला जाएगा, 2 टाइप के अगर हैं तो इन दैट केस उसको कोपॉलीमर। मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस। आपको सुनने के लिए मिलेगा आगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेम हम लोग जो है एक एक पॉलीमर्स पे वर्क करने जा रहे हैं। तो ब्यूना एस में क्या होता है, बेसिकली ये 2 मोनोमरिक यूनिट रहते हैं। एक तो ब्यूटाडाइन होता है, देख सकते हो ब्यूटाडाइन के अंदर भी डबल प्रेजेंट है, पॉलीथीन के अंदर, पॉलीस्टाइरीन के अंदर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तभी हम लोग एडिशन पॉलीमर के बारे में सोच सकते हैं। ब्यूटाडाइन हो गया और प्लस स्टाइरीन हो गया, इन दोनों के मिलने से बनता है आपका ब्यूना एस। ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन से ब्यूना आया हुआ है, एस से स्टाइरीन आया है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो रहा इसके एडिशन पॉलीमर्स के टाइप्स, ठीक है। इसको भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाए तो होमोपॉलीमर एक कोपॉलीमर्स है। कुछ और पॉइंट हम लोग मेंशन कर दे, जैसे कि ठीक है जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडिशन पॉलीमर, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडिशन पॉलीमर। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है एडिशन पॉलीमर्स में, तो क्या बोला जाता है, एक तो हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम मैकेनिज्म है ना वो फ्री रेडिकल के थ्रू जाएंगे। तो जिस तरीके से फ्री रेडिकल का आपने मैकेनिज्म देखा होगा वैसे ही आपको एडिशन पॉलीमर्स का भी देखने को मिलेगा। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, चेन इनिशिएशन बोल सकते हो, चेन प्रोपोगेशन बोल सकते हो और चेन टर्मिनेशन, ठीक है। सब में चेन लगा दोगे तो इस तरीके से ये पॉलीमेरिक फॉर्म देगा। ध्यान रहे जैसे आपने जो है इस सभी स्टेप्स को जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखा था ऐसे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलेगी, जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर में आप देख रहे थे कि कुछ मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जा रहा है, तो नेट जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है जो है पॉलीमर का वो लेस आ रहा है मोनोमर्स के। अगर वेट कर दिया जाए जितने भी इन्वॉल्व मोनोमर्स है उनके वेट से लेस आएगा। क्यों? क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली वहां से एलिमिनेट हो गए। लेकिन जब इसमें बात किया जाए एडिशन पॉलीमर्स के अंदर तो जो नंबर ऑफ एटम है वो इंटेक्ट रहेगा, केवल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होकर पॉलीमराइजेशन अकर हुआ है, द नंबर ऑफ एटम इज कांस्टेंट हियर, ठीक है, एटम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस वजह से तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोनोमर्स,
ठीक है, बात कर ले इसमें द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज एग्जैक्टली इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, सम ऑफ वेट ऑफ, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, सम ऑफ वेट ऑफ मोनोमर्स। बात समझ में आती है दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको कंसीडर किया जाता है। अच्छा, हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स को बोला दैट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, इसका भी एक अनदर नेम जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर। इट इज कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। जैसे आपने स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बोला, किसके लिए? कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए, एडिशन पॉलीमर के लिए बोला जाता है, दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, आप इस एडिशन पॉलीमर्स को लिख लो। फिर एक और हम लोग वे देखते हैं, बेसिस देखते हैं, जिसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है हमारे पॉलीमर्स को। तो जैसे ही हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन रखते चलेंगे वन बाय वन, जो करेस्पॉन्डिंग हम लोग का पॉलीमर्स होगा। तो पहले आज हम लोग क्लासिफिकेशन पे ही वर्क करते हैं कि किस टाइम में जो हम लोग का पॉलीमर्स है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो प्लीज नोट डाउन, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ जो पॉलीमर है दैट इज बेस्ड ऑन इट्स शेप। जो पर्टिकुलर शेप लिए रहेगा पॉलीमर, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जो चेन इसमें इन्वॉल्व है वो किस तरीके से शेप लिया हुआ है। तो तीन कैटेगरी इसमें भी बन के आती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक लीनियर पॉलीमर, ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं ब्रांच। देखो इसके नेम से ही पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉलीमर की क्या खासियत होगी, ब्रांच पॉलीमर। और उसी तरीके से बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, कि तीन कैटेगरी बन के आती है बेस्ड ऑन इट्स शेप ऑफ चेन, किस तरीके का चेन का शेप हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर का क्या मीनिंग होता है? इसके अंदर जो है अगर बात की जाए, जो चेन है एक लीनियर शेप लिए हुए, एक लीनियर शेप लिए हुए। द पॉलीमर लिखा जा सकता है द पॉलीमर इन विच चेन हैव, जितने भी चेन होंगे, चेन हैव लीनियर शेप। ठीक है, चेन हैव लीनियर शेप, इस तरीके से लीनियर शेप लिए। ठीक है, हैव लीनियर शेप मींस इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो, कोई भी क्रॉस लिंक नहीं हो। अभी समझेंगे क्रॉस लिंक का क्या मीनिंग होता है। लीनियर पॉलीमर, द पॉलीमर इन विच चेन हैव द लीनियर शेप। क्लियर है बात? अब थोड़ा नोट्स में पॉइंट लिखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ऑल पॉलीमरिक चेन stacked over each other, stacked over each other। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दो पॉलीमरिक चेन होंगे एक दूसरे से स्टैक करते रहेंगे। राइट, स्टैक का करने का मीनिंग ये हुआ कि ऐसे हो गया आपका पॉलीमरिक चेन, उसके ऊपर इस तरीके से इसको पॉलीमरिक चेन गया, अनदर पॉलीमरिक चेन कुछ ऐसे गया, तो एक के ऊपर एक स्टैक करते रहेंगे। जैसे ये आपने लिया, अब इसको आप समझ सकते हो ऐसे, ये हैंड है, इसके ऊपर जाकर दूसरा हैंड इस तरीके से स्टैक करिए। तो हम लोग लीनियर चेन के अंदर यही देखते हैं। तो जो है ऑल पॉलीमरिक चेन स्टैक ओवर ईच अदर। ये जो पॉलीमर होता है इसके अंदर जो है जो पैकिंग होती है बहुत ज्यादा इफिशियंट पैकिंग होती है। तो दे हैव वेरी क्लोज पैकिंग, दे हैव वेरी क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मीनिंग क्या हुआ कि इनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर क्लोज पैकिंग होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेज आता था। जैसे आपने सॉलिड के केस में पढ़ा होगा कि सॉलिड क्रिस्टल में अगर पैकिंग बहुत ज्यादा इफिशियंट है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो है अच्छा ड्रेस्टिकली चेंज होता था। राइट, मेल्टिंग पॉइंट जैसे ज्यादा हो जाता था। यहां भी ऐसे ही देखने को मिलता है। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि अगर पॉलीमरिक चेन एक के ऊपर एक स्टैक होते जा रहे हैं तो इन दैट केस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो क्या देखने को मिलता है कि दे हैव, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस पॉलीमर है, दिस पॉलीमर्स है, लिखते चलो आप, दिस पॉलीमर्स है वेरी हाई, क्या हो जाए, वेरी हाई। हम लोग कंसीडर करते हैं डेंसिटी। अभी सी बात है, अब इसके अंदर वॉइड तो बचा नहीं। राइट, मॉलिक्यूलर वेट
मतलब कंसीडर करेंगे मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर अगर कंसीडर करें जो भी स्पेसेज हैं वो ऑक्यूपाई किए गए हैं चेन के थ्रू, क्योंकि वहां पे वॉइड बन ही नहीं रहा है, ऐसे जाके स्टैक कर गया एक के ऊपर, तो देयर इज नो वॉइड, तो जब वॉइड नहीं है तो डेंसिटी बहुत हाई होगी, तो दे हैव वेरी हाई डेंसिटी। वैसे ही बात किया जाए डेंसिटी के अलावा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा, इनके बीच में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, इन पॉलीमरिक चेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी काम कर रहा हो। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग का वही जाएगा, तो इसमें जो अट्रैक्शन है राइट, इस अट्रैक्शन की वजह से हम लोग क्या देख पाते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज बहुत ही इफिशियंट पैकिंग है, क्लोज पैकिंग है, ठीक है। उसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि आपको जो है कितना फोर्स लगाना होगा इसको, अगर आप स्ट्रेच कराना चाह रहे हो, ठीक है, खींचना चाह रहे हो, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होगा, ताकि आप खींचना भी चाहोगे तो नहीं खींच पाओगे, बिकॉज उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज काम कर रही हैं वो बहुत हाइयर है। बात समझ में आती है कि दिस पॉलीमर है वेरी हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, चेन्स आर हाईली ऑर्डर्स, चेन्स आर हाईली ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जितने भी चेन्स हैं हाईली ऑर्डर्ड होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हाईली ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तभी तो ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है बात? हाईली ऑर्डर्ड होंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करना कि जो लीनियर पॉलीमर है उसको हम लोग फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे फाइबर क्या होते हैं, फाइबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है कि इन चेन के बीच में स्टैकिंग बहुत इफिशियंट हुई है, क्लोज पैकिंग हुई है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा जो लीनियर पॉलीमर होंगे कंपेयर टू ब्रांच या क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। अब लीनियर पॉलीमर में मेंशन किया जाए, एक चीज मैंने क्या बोला, लीनियर पॉलीमर कैन बी कन्वर्टेड टू फाइबर, इसको हम लोग फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर पॉलीमर कैन बी कन्वर्टेड टू फाइबर। अभी देखेंगे फाइबर क्या होता है, आगे हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फाइबर्स आर लीनियर पॉलीमर। जितने भी फाइबर्स हैं वो लीनियर पॉलीमर्स हैं, ठीक है, बात समझ में आती है, लीनियर पॉलीमर। उसके अलावा, ठीक है, ऑल फाइबर्स आर लीनियर पॉलीमर। और मेंशन करना इसको कि जो ये इनका फॉर्मेशन होगा, जैसे हम लोगों ने मेंशन किया कि द मेथड ऑफ सिंथेसिस, मेथड ऑफ सिंथेसिस में हम लोगों ने एडिशन बोला और एक हम लोगों ने कंडेंसेशन। क्लियर सी बात है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलीमर है लीनियर पॉलीमर, दोनों मेथड से बनाए जा सकते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन से भी और जो है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से भी। तो यहां पे लिख सकते हो लीनियर पॉलीमर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड बाय एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। The linear polymers can be obtained by एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दोनों मेथड के थ्रू लीनियर पॉलीमर्स मिल सकता है। याद है ना, एडिशन पॉलीमर क्या बोला गया कि विदाउट मॉलिक्यूल लूज किए हुए आपस में एक दूसरे से लिंक करते जाए, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ आपस में रिएक्शन में जाए, दो फंक्शन को वहां से मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दे, तब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये सभी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट में मेंशन करते चल रहा हूं आपको। ठीक है, सेम जो एग्जांपल्स है इसको अगर आप कंसीडर करो, बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे नायलॉन की रस्सियां आपने देखा होगा, नायलॉन हो गया, ठीक है, देखा होगा आपने नायलॉन की रस्सियां, टेरिलीन हो गया। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसी सभी पॉलीमर्स की बात करेंगे। टेरिलीन हो गया, उसके अलावा यहाँ पे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज हो गया, ये सभी उसके एग्जाम्पल है, ये सभी उसके एग्जाम्पल्स है, और भी देखेंगे एग्जाम्पल्स लीनियर पॉलीमर के अंदर, बट ये सभी कैटेगराइज आते हैं लीनियर पॉलीमर में। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं
जो है नेक्स्ट दैट इज ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर की क्या खासियत होगी वो देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आप मेंशन कर दो दैट इज ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर। देखो एज ए नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें क्या हो कि चेन के अंदर फर्दर ब्रांचिंग होते, ठीक है, समझ में आता है फर्दर ब्रांचिंग। अभी हम लोग जब लीनियर की बात किए थे तो चेन के अंदर ऐसे लीनियरली वो बढ़ रहा होगा, उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं हो रही होगी। लेकिन ब्रांच चेन पॉलीमर के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि फर्दर ब्रांचिंग होगी। तो यहीं से इसका डिफिनीशन भी आ जाता है कि दोज इन विच, जो पॉलीमर है, पॉलीमर इन विच ऐसे मैं लिख लेता हूं, तो पॉलीमर इन विच जो मोनोमरिक चेन है या मोनोमरिक यूनिट्स लिखा जा सकता है, मोनोमरिक यूनिट constituent of branch chain, constituent of monomeric unit constituent of branch chain। ठीक है, पॉलीमर इन विच मोनोमरिक यूनिट constituent of branch chain, यानी क्या हो कि इसके अंदर जो चेन प्रेजेंट हो, पॉलीमर के अंदर जो चेन प्रेजेंट हो वो किस में प्रेजेंट हो, किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, ब्रांच के फॉर्म में प्रेजेंट हो। लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग ने बोला लीनियर पॉलीमर के केस में लीनियर चेन होगा, लीनियर चेन पॉलीमर मींस लीनियर चेन होगा। लेकिन ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा, इस तरीके से ब्रांचिंग निकली होगी, किसी तरीके से, उसी तरीके से नीचे से चेन होगा तो उसमें भी ब्रांचिंग निकली होगी। ठीक है, ये कैसे होगा, तो ये क्या होगा कि ये ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है, इस वजह हम लोग देख पा रहे हैं इसमें, इसको बोल रहे हैं कि ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। पहला पॉइंट देखो, आप क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने लीनियर पॉलीमर बोला कि एक के ऊपर एक इजीली स्टैक कर पाएंगे, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों जो चेन है, जो मोनोमेरिक चेन है, वो आपस में एक दूसरे से जो है आपस में स्टैक कर जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो आप क्या करो, इन दैट केस थोड़ा सा इसमें ब्रांचिंग टाइप का कुछ कर लो और इसको ले जाके अगर इसके ऊपर रखना चाहे तो उतना इजीली आप नहीं रख सकते, इतना इजीली नहीं रखा जा सकता है। जैसे आपने इसको इस पे रखना चाहा तो इजीली नहीं रख सकते, अब नहीं रख पाओगे तो इन दैट केस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, ये जो ब्रांच निकल के आएगा। तो जो पैकिंग है ना उतना इफिशियंट नहीं होगी जो हम लोग लीनियर चेन पॉलीमर के अंदर देखते हैं, उतना इसमें जो करेस्पॉन्डिंग पैकिंग है वो उतना ज्यादा इफिशियंट नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है कि टू चेन या चेन्स डू नॉट पैक वेल, ठीक है, उतना अच्छे से ये पैक नहीं होंगे। अब इसी का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जो है सेकेंड, इसी का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि दे है लेस मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लेस होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वो लिखा जा सकता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो लो होगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, किस क्या रीजन होगा, क्योंकि इसमें इफिशियंट नहीं पैकिंग हो पा रहा है। अब देखो और भी मेंशन किया जा सकता है, थर्ड पॉइंट इधर मैं मेंशन कर देता हूं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगा वो भी लो होगा। उसके अलावा कि जो इनका फॉर्मेशन है दोनों तरीके से हो सकता है, एडिशन पॉलीमर से भी हो सकता है और जो है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर से भी हो सकता है। अगर चेन के अंदर ब्रांचिंग है तो ब्रांच चेन पॉलीमर बोला जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात आप ध्यान में रखो। थर्ड में क्या पॉइंट लिख सकता हूं कि दे कैन फॉर्म बाय एडिशन as well as they can form by addition as well as condensation polymerization, दोनों वे से ये पॉलीमराइजेशन करके फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी केस है ब्रांचिंग है अगर चेन के अंदर तो इन दैट केस जो है ब्रांच पॉलीमर बनाएगा। ब्रांचिंग नहीं है, जो मोनोमरिक यूनिट है वो ब्रांचिंग नहीं करने जा रहा है, जब वो चेन के फॉर्मेशन में आ रहा है तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि जो है सिंपल सा केस है कि लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें एग्जांपल की कुछ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे आप सेलुलोज बोले कि सेलुलोज आपका करस्पॉन्डिंग लीनियर पॉलीमर, हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ये डिस्कस किया था, दैट वाज ग्लाइकोजन। ठीक है, याद है ग्लाइकोजन।
तो ग्लाइकोजन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसमें ब्रांचिंग होगी। ये यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। मान लो लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूज करनी है एनर्जी, तो ग्लाइकोजन एक हेल्पफुल रहता है उसमें। तो ग्लाइकोजन हो गया। उसके अलावा आप और भी चीजें रख सकते हो। एमिलोपेक्टिन हो गया, ठीक है, एमिलोपेक्टिन हो गया, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीमर हो गए। आगे डिस्कस करेंगे ये सभी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या हो गया, होते हैं LDPE बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। उसके अलावा वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। ये शायद अभी नेम आपको नए नए लगेंगे, क्या है ये सभी, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, ये सभी उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। सिंपल सी बात आपको रखना है ध्यान में कि अगर ब्रांचिंग होगा तो ऑब्वियसली पैकिंग इफिशिएंट नहीं होगी, पैकिंग इफिशिएंट नहीं होगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगा। जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल में एंटर करेंगे वहां पे इन चीजों के बारे में डिटेल और ज्यादा करेंगे कि हाँ किस तरीके से इसमें हो रहा है। आप फील करना कि हाँ ब्रांचिंग की वजह से इसमें पैकिंग इफिशिएंट नहीं हो पा रही, ठीक है। लास्ट केस कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब इस केस में क्या है, क्रॉस लिंक का मीनिंग भी समझ रहा है, कुछ इसमें ब्रांचिंग कुछ जो है फर्दर बॉन्डिंग होने जा रही है, क्रॉस लिंक्ड होने जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम लीनियर ब्रांचिंग के अलावा, लीनियर लिंकिंग के अलावा हम लोग क्रॉस लिंकिंग भी देखने जा रहे हैं। लीनियर लिंकिंग तो होगा भी, साथ साथ हम लोग क्रॉस लिंकिंग भी देखने जा रहे हैं। तो यहां पे लिख देना इसको क्रॉस लिंक पॉलीमर और 3D नेटवर्क पॉलीमर ही बोला जा सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे केसेज हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे केसेज हम लोग को देखने को मिलेंगे द क्रॉस लिंक पॉलीमर आल्सो, ठीक है। अब समझना इसको, इनिशियली तो ये लीनियर पॉलीमर जैसे ही दिखेगा। पॉलीमर इनिशियली फॉर्म लीनियर पॉलीमर्स in which chain link to each other, जो चेन है ना आपस में लिंक करना शुरू कर दे, बॉन्ड बनाना शुरू कर दे। वहां पे हम लोगों ने क्या दिखा था, जो हम लोगों ने मेंशन किया लीनियर के केस में, तो इन दोनों चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है दैट इज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां क्या होने जा रहा है कि जो चेन है ना, जो चेन्स हैं वो लिंक्ड करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे या कुछ भी होगा, एक दूसरे से लिंक कर जाएंगे। तो क्या मैं इनिशियली फॉर्म लीनियर पॉलीमर इन विच चेन लिंक टू ईच अदर and form 3D network, ठीक है। 3D नेटवर्क मीनिंग क्या होगा समझना आप, सिंपल सा केस है कि ऐसा कुछ चेन किया हुआ है, ऐसा कुछ चेन किया, अब इनके अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप अभी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपस में गए, रिएक्ट कर लिए, और रिएक्शन के बाद इन चेन के बीच में क्या हुआ, आपस में दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए, बॉन्ड बनाए। ये बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉट वंडरवॉल अट्रैक्शन, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपस में एक दूसरे से लिंक रहेंगे, ऐसे लिंक रहेगा। वैसे ही अगर चेन की और बात करें तो ये आपस में ऐसे लिंक्ड होंगे। इनके बीच में क्या देखने को मिल रहा है कि देयर इज सम बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अट्रैक्शन फोर्स बेसिकली क्या है, इन दो चेन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये फर्दर कंडेंस होते गए, तो इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर जो कि आपस में गए और जो है दो चेन के बीच में आपस में रिएक्शन हुआ और एक नया जो है मतलब आपस में चेन इस तरीके से लिंक कर रहे हैं। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर या 3D पॉलीमर्स इनिशियली फॉर्म लीनियर पॉलीमर्स इन विच चेन्स लिंक टू ईच अदर एंड फॉर्म 3D नेटवर्क। अब देखो इसका जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग को ध्यान में रखने वाली बात है। प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल होंगे, हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, बिकॉज जो है क्रॉस लिंक किए होंगे, इनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ये होते हैं, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड भी होंगे, ब्रिटल भी होंगे। इसका मीनिंग क्या हो, ब्रिटल का क्या मीनिंग होता है, ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए। जैसे उसको आप, जैसे कि आप देखते होंगे ना कप जो बने होते हैं आपके, जो कप जो आपने देखा होगा, जो उसमें अगर वो कप को थोड़ा सा हार्ड देखोगे और जैसे उसको आप जो है जमीन पे सरफेस पे रखो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ब्रिटल भी होते हैं क्योंकि इजीली उसको आप ब्रेक कर सकते हो, वो ब्रेक हो जाएंगे। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। और उसके अलावा क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। पहला पॉइंट आप लिख दो। सेकेंड पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं,
कि इट इज फॉर्म बाय ओनली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इट इज फॉर्म बाय ओनली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये जो फॉर्म करेंगे केवल और केवल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही फॉर्म करेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होगा इसमें। बात समझ में आती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन हम लोग इसमें नहीं देखते। ठीक है, इसमें क्योंकि हम लोग को फंक्शनल ग्रुप चाहिए होगा ना, यहाँ पे ये आपस में जब लिंक करें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का तो प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन कैसे होगा। इसमें क्या था कि अगर इसकी बात करें तो इसमें रिएक्शन नहीं हो रहा था, इनके बीच में पैकिंग इतना ज्यादा इफिशियंट था और इसके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। बट इसमें क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड फॉर्म कर दे रहा है दो चेन के बीच में। इट इज फॉर्म बाय ओनली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड नॉट एडिशन पॉलीमराइजेशन। ध्यान रहे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द पर्टिकुलर पॉलीमर इज नॉट फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें एडिशन की वजह से आप नहीं बना सकते इसको। क्लियर बात है, एडिशन की वजह से नहीं बना सकते, तो इसमें आपको जो है कंडेंसेशन कराना होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। एग्जांपल एक कंसीडर कर लेते हैं, जैसे रेजिन आप देखते हो, रेजिन आप इसका बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आगे हम लोग देखेंगे। दैट इज फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन देखोगे आप। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, ये सभी उसी के केसेज हैं। ये 3 डायमेंशन नेटवर्क ले लेंगे, 3 डायमेंशन नेटवर्क ले लेंगे जो पॉलीमर फॉर्म करके आएंगे। और वैसे ही केस एक और आता है मेलामीन, मेलामीन देखेंगे, मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन कई जगहों पे यूज होता है, कप बनाने में इसी रेजिन का यूज होता है। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर दो कुछ एग्जांपल जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, तो यहीं पे आज इसको एंड करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इस मेथड के, एक तो हम लोगों ने बेस्ड ऑन सोर्स देखा कि नेचुरल हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है या सिंथेटिक हो सकता है। उसके अलावा जो मेथड है किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे हम लोग ने बोला एडिशन पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, और इसके साथ साथ हम लोग जो है कंडेंस पॉलीमराइजेशन के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग केसेज में दोनों केसेज ऑब्जर्व करने को मिलेगा। और ये लास्ट केस हम लोग ने देखा दैट इज बेस्ड ऑन इटसेल्फ। तीनों जो है क्लासिफिकेशन आप ध्यान से जो है रीड करो, एनसीईआरटी से भी रीड करोगे तो सफिशिएंट होगा, और नोट से आप प्रॉपर्ली देखते जाओ, मोर देन सफिशिएंट ये चीजें होती है यहाँ से देखने के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ सम अदर पार्ट ऑफ दिस पॉलीमर। ठीक है, तो थैंक यू।